संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे मौके पर हो रहा है जब लॉकडाउन फेज 3 इसी हफ्ते खत्म होने जा रहा है और ऐसे में इस संबोधन में किन किन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है, जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, प्रधानमंत्री के संबोधन से क्या कुछ खास निकलने वाला है, क्या उम्मीद हमें करनी चाहिए, बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब लॉकडाउन फेज 3 की मियाद बिल्कुल नजदीक आ रही है और दूसरी तरफ हर तबके से यह आवाज आ रही है कि अब हमें अपने कारोबार को शुरू करने के लिए सरकार से कुछ मदद की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों नजरिए से प्रधानमंत्री के संबोधन में आपको कुछ न कुछ संकेत देखने को मिलेंगे और खासतौर से प्रधानमंत्री इस बात पर ज्यादा जोर दे सकते हैं अपने संबोधन में कि आने वाले दिनों में आपको कोरोना वायरस के साथ जीना होगा, लॉकडाउन भले ही खत्म क्यों न हो जाए। जब तक कि वैक्सीन नहीं बन जाता कोरोना वायरस का, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यह अपील प्रधानमंत्री इसलिए करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि उनकी अपील का असर काफी ज्यादा जमीन पर होता है, जैसा कि पिछले 2-3 मौके पर हमने देख लिया है, चाहे दिया जलाने की बात हो या थाली बजाने की बात हो। तो एक तो अपील यहां से आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा कि अब तक सरकार किन किन मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है और आगे लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण है, इसका एक खाका प्रधानमंत्री अपने संबोधन में पेश कर सकते हैं। और इससे ज्यादा जो अब सब की निगाहें टिकी है वो ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है। तो ऐसे संकेत मिल रहे, समझा जा रहा है कि शायद आर्थिक मोर्चे पर सरकार की रणनीति का एक मोटा मसौदा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बता सकते हैं। फिर आगे चल के उसकी डिटेलिंग वित्त मंत्री की तरफ से की जा सकती है। लेकिन ये सब संभावनाएं हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से ना तो ऐसा कुछ कहा गया है क्या वो बोलने वाले हैं, ना तो इसकी औपचारिक जानकारी दी गई है। और राइट, चलिए यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन सभी को इंतजार है रात को 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन का। इस बीच आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या हमें लॉकडाउन का एग्जिट प्लान मिलेगा? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो आज से देश में स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। 4 बजे दिल्ली से बिलासपुर के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। वहीं थोड़ी देर में हावड़ा से दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होगी और ट्रेनों पर पूरा अपडेट लेते हैं हमारी सहयोगी दीपाली नंदा से। दीपाली, सबसे पहले ये बताएं कि आज के पूरे प्लान में, आज के चार्ट के तहत कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी और खासतौर से यात्रियों को यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है? देखिए कविता, सबसे पहले मैं वो आंकड़ा बताना चाहूंगी कि कितने लोगों के लिए पीएनआर जनरेशन अब तक हुआ है। 24 घंटे से भी कम वक्त में करीब 50,000 पीएनआर आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए जनरेट हुए हैं। और अगर हम रूट्स की बात करें, जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को बताया कि 3:45 बजे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए पहली स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है और कुछ ही देर में नई दिल्ली से ही डिब्रूगढ़ के लिए और बैंगलोर के लिए ट्रेन को रवाना किया जाएगा और उसके बाद हावड़ा से नई दिल्ली भी ट्रेन चलेगी। तो कुल 8 ट्रेनें हैं जो आज देश भर में अलग अलग स्टेशनों से चलाई जा रही है। सबसे बड़ी बात, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर हम देख रहे हैं कि हर 1 मीटर की दूरी पर एक मार्किंग की गई है और सभी यात्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप को मैंडेटरी कर दिया गया है यात्रियों के लिए, यानी कि जो भी यात्री इस स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनके लिए आरोग्य सेतु के हिसाब से फिजिकली फिट होना बेहद जरूरी है। वहीं अगर आप ट्रेन में चढ़ते हैं वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म आपको पालन करना पड़ेगा। हर एक सीट छोड़कर यात्रियों के बैठने की सुविधा दी गई है और जिस भी राज्य में गंतव्य स्टेशन पर पहुंच रहे हैं यात्री, वहां पर उन्हें उसी राज्य के हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। एक और अपडेट मैं यहां पर आपको देना चाहूंगी कि जो आईआरसीटीसी और रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को टिकट पर कंसेशन दिया जाता है वो फिलहाल वापस ही लिया गया है, उसे कंटिन्यू नहीं किया गया है। जो कंसेशन है सिर्फ दिव्यांगजन और स्टूडेंट्स ही हासिल कर सकते हैं। जो अब तक पीएनआर जनरेट हुए हैं उसके मुताबिक 16 करोड़ रुपए की कमाई रेलवे को 24 घंटे से भी कम वक्त में हुई है। और राइट दीपाली, आप हमारे साथ यहाँ बने रहें क्योंकि आगे चल के कोरोना की अपडेट भी आपसे लेनी है। लेकिन बता दें यहाँ पर थोड़ी देर में हावड़ा से नई दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होने वाली है और इसमें आइए देखते हैं कि जो यात्री सवार हैं उनका क्या कहना है। हम लोग फंसे हुए थे यहाँ लॉकडाउन पे, बट खुश हूँ बहुत कि हम लोग घर जा रहे हैं। यहाँ की सारी मेंटेन
डिस्टेंस सारा कुछ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी ट्रेन की क्लीनिंग, सारी सफाई, सारी सुविधाएं, यहाँ पे भी सारी डिस्टेंस बना के ही सब लोग रह रहे हैं और सारा सैनिटाइजर सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। एंड ट्रेन सरकार ने ट्रेन चलाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2 महीने से यहाँ फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट आज सरकार ने जो ट्रेन चलाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है रेलवे द्वारा। सफाई का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी बहुत अच्छे से मद्देनजर रखा गया है। और जैसे आप प्लेटफॉर्म में एंटर कर रहे हैं तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। हम जैसे ही बर्थ में अपना एंटर किए तो बर्थ भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और बहुत ही साफ सुथरा है। वो भी सोसाइटी ठीक है यहाँ पे, लेकिन कुछ चेकअप वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो यात्रियों की रवानगी के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैयारियां की गई और यात्री ट्रेनों के साथ साथ श्रमिक ट्रेनों की आवाजाही के बीच स्टेशन के बाहर जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन ने। 50 दिनों के बाद भारतीय रेल की यात्री सेवाएं शुरू हो रही हैं। नई दिल्ली स्टेशन से 3 ट्रेनें आज चलने वाली हैं और यहां पर पहाड़गंज से एंट्री रखी गई है। पहाड़गंज पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था है दिल्ली पुलिस और आरपीएफ की कि यहां पर वही लोग आएं, अंदर वही लोग जा सकें जिनके पास वैलिड और कंफर्म ई टिकट हो। इसके अलावा किसी भी आदमी को स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। अजमेरी गेट साइड को पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अजमेरी गेट की तरफ से स्टेशन के अंदर प्रवेश न कर सके। रेलवेज ने पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया, हर एक ट्रेन को सैनिटाइज किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए लोगों से कहा गया है कि वो कम से कम 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचे ताकि हर किसी की थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। पहाड़गंज की जहां तक बात करते हैं तो यहाँ पर कई लोग जो हैं वो भी इकट्ठा हो गए हैं जिनके पास टिकट नहीं है, जो घर जाना चाहते हैं। हालांकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें लगातार चल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको की ट्रेनें नहीं मिल पाई हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी वो घर नहीं जा सके। सर बात ऐसी है कि हमारे काम चल नहीं रहा है। ये डॉक्टर हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ है और वहाँ मरीज जो स्टाफ नहीं रहता है, आईसीयू इंचार्ज है, तो उसमें मरीज नहीं रहता तो ऑनलाइन काम कर दिया है। 10 दिन 20 दिन का काम मिल जाता है, तो फिर उससे मेरा ना खर्चा चल रहा है ना हम किराया भर रहे हैं। क्या आप लोग घर जाना चाहते हैं? घर जाना चाहते हैं। कहाँ घर है आपका? हमारे घर बिहार है, मोतिहारी। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अभी नहीं चली वहाँ पर। मुजफ्फरपुर के लिए कुछ ट्रेनें तो निकली। हाँ, तो मुजफ्फरपुर भी चले जाए तो वहाँ से पैदल भी अपने घर जा सकते हैं। आपने ट्राई किया? सब बहुत ट्राई किया सर, एक सप्ताह से ट्राई कर रहे हैं। रोड बंद कर रखा है ना नेट को कि किसी को जाने नहीं देना है। बढ़ते हैं इधर मुंबई सेंट्रल में ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पर खास तैयारियां की गई और स्टेशन पर लोगों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ताजा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे। मुंबई और दिल्ली के बीच शुरू होने वाली स्पेशल ट्रेनों के लिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, इसको लेकर मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बाहर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बॉक्सेस बनाए गए हैं, करीब 1 से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे हर बॉक्सेस बनाए गए हैं। जो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए लोग जाएंगे वो इन नियमों का पालन करेंगे। बाकायदा यहाँ पर हर तरीके का बंदोबस्त करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि लोग सही सलामत अपने घरों तक पहुँच पाएँ। तमाम सारे यात्री भी यहाँ पहुँचे हुए हैं जिन्होंने बुकिंग कराई है, आज जो यहाँ पर पहुँचे हैं उन ट्रेनों के लिए। ऐसे तमाम सारे लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आपने बुकिंग कराई है, आप जा रहे हैं? तो कहाँ जा रहे हैं आप? बड़ौदा, गुजरात। गुजरात जा रहे हैं जी। तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग हो गई या सारी चीज़ें हो गई? हाँ, सारी चीज़ें हो गई। सब नॉर्मल है? हाँ, सब नॉर्मल है। धीरे धीरे यात्रियों का आना शुरू हो गया है। लोग अभी से पहुंच रहे हैं ताकि अपने सही समय पर तय वक्त के पहले ही यहां पर पहुंच सकें और ट्रेनों में बैठने के पहले जो भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोसेस किया गया है, जो भी चेकिंग है वो चेकिंग की जा सके। तो ये सब तैयारियां की गई हैं जो ट्रेन शुरू की गई हैं उनके लिए। लेकिन लॉकडाउन खुलेगा या आगे बढ़ेगा और इसको लेकर क्या रणनीति होगी, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री क्या ऐलान करते हैं, इस पर निगाहें तो रहेंगी। लेकिन देश में कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 3000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं और देश में ये कुल कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है 70,000 के पार पहुंच गई है। कुल एक्टिव केसेस देखें 46,000 से ज्यादा है
हैं तो 22,454 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि 2293 मरीजों की जान भी चली गई है। अभी भी सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई को लेकर है। महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। पर अच्छी बात यहां यह है कि रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। और पूरा अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाताओं से। दीपाली, आपके पास आएंगे। सबसे पहले ये बताएं, ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? दीपाली, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, ताजा अपडेट क्या है कोरोना को लेकर? बिल्कुल, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें कविता, तो 3600 से ज्यादा पॉजिटिव मामले देश भर में सामने आए हैं। जिस तरह से आपने बताया कि अब जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या है 71,000 के पास पहुंचने वाली है। और इस वक्त जो रिकवरी रेट है उसमें जरूर इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। 22,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट अभी 31.75% तक पहुंच गया है। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और केंद्र सरकार इन राज्यों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट भी कर रही है। आज सुबह करीब 1.5 घंटे तक डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति की जमीनी हकीकत क्या है इसका जायजा लिया। और साथ ही साथ एक और अपडेट मैं देना चाहूंगी कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनका शुक्रिया अदा आज केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि आज इंटरनेशनल नर्सेज डे भी है। तो कोरोना वॉरियर किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल के तमाम नर्सेज यहां पर देश की सेवा कर रहे हैं, तो इस लिहाज से उनकी हौसला अफजाई की गई। एक और अपडेट केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है कि जो टेस्टिंग की संख्या है वो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाए, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित है वो बिना पहचान के ना रह जाए। तो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो टेस्टिंग की व्यवस्था को बढ़ाए। और केंद्र का कहना है कि यही वजह है कि इतनी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। ऑलराइट, महाराष्ट्र का अपडेट लेते हैं बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले हम देख रहे हैं बढ़ गए हैं। विवेक, हम बताएं हमें 23,401 के पार अब कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है पहुंच गया है महाराष्ट्र में। मुंबई की स्थिति फिलहाल क्या है? देखिए कविता, पूरे महाराष्ट्र में जो मामले हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव के 23,400 के पार पहुंच चुके हैं। और वहीं मुंबई की जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। 13,000 के आसपास सिर्फ और सिर्फ मुंबई में कोरोना वायरस पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से ये जो मामले हैं लगातार बढ़ रही है। हालांकि राज्य सरकार दावा कर रही है कि सबसे ज्यादा जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहे हैं। इसकी वजह से ही जो नंबर है वो सबसे ज्यादा इस राज्य में देखे जा रहे हैं। तो यही वजह है कि जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लोग सिम्टोमेटिक यानी कि जिन्हें कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं उन्हें तुरंत इलाज दिया जाए। जो सरकारी अस्पताल है, जो प्राइवेट अस्पताल है, उन सभी को बोला गया कि उनका इलाज तुरंत किया जाए। जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है उनको सीधे 14 दिन क्वारंटाइन भेजा जा रहा है। और उनको कहा जा रहा है कि अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तब उनको तुरंत हॉस्पिटल या फिर मेडिकल सहायता दी जाएगी। तो इसके लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो नंबर लगातार बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगा दी जाए। आपको एक और बात बताना चाहें कि हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम केंद्र से कुछ दिन पहले यहाँ पे आई थी। अब दूसरी टीम भी यहाँ पर आने वाली है जो इस बात का जायजा लेगी कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो लगातार नंबर बढ़ रहे हैं उस पर किस तरह से रोका जा सके। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर हम एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों में जागरूकता बढ़ाना। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से निवेशक पूंजी गंवा बैठते हैं, क्योंकि वो अपने पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं और पेनी स्टॉक्स के फंडामेंटल काफी खराब होते हैं। इसमें जमकर ऑपरेटर हेराफेरी करते हैं। इसीलिए आप अच्छी तरह से रिसर्च करें और लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप शेयरों में ही निवेश करें। कभी भी अनजान सोर्स पर भरोसा ना करें जो आपसे पेनी स्टॉक खरीदने के लिए कहता है, ना करें। बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर आज गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार ने रिकवरी का रुख किया। निफ्टी की बात करें 9,200 के बेहद करीब जाके बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी आज के निचले स्तरों से अच्छा सुधार हमने आते हुए देखा। लेकिन पूरा अपडेट लेते हैं सहयोगी सुमित मल्होत्रा से। सुमित, ये बताएं आज का पूरा दिन बाजार में कैसा रहा?
देखिए आज शुरुआत तो गैप डाउन हुई, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप ने पार्टिसिपेट किया, बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया, हालांकि बंद दोनों ही लाल निशान में हुए, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक मार्केट्स के अंदर आया। मेजरली टेलीकॉम, मेटल, पावर कुछ ऐसे सेक्टर थे जो कि खरीदारी दिखा रहे थे। हालांकि आज ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा प्रेशर जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा। एक एक करके तमाम शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी गेनर्स के साथ, जहां पर वेदांता लीड कर रहा था, एनटीपीसी, आईटीसी, भारतीय एयरटेल, कुछ और ऐसे नाम जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। निफ्टी लूजर्स में आज पहला नाम रिलायंस का रहा, लेकिन गेल, एशियन पेंट्स, सिप्ला, कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आइडिया, इंडिगो, कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहे थे। साथ ही साथ जीआईसी और औरोबिंदो फार्मा सेकंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट का नाम था, पिरामल नंबर्स के बाद वीक हुआ। एनएचपीसी और इंडिया बुल्स हाउसिंग, यानी कि पिरामल के नंबर्स का इंपैक्ट पूरे एनबीएफसी स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ में टॉप गेनर रहा वेदांता, जहां पर खबरों की मतलब डिविडेंड की खबरें के बीच उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आइडिया, टाटा पावर और औरोबिंदो फार्मा, कुछ और ऐसे नाम जो कि एफएनओ के टॉप गेनर्स रहे। एफएनओ के टॉप लूजर में बीएचईएल का नाम शुमार है, काफी ज्यादा दिनों से इसमें गिरावट आते हुए दिखाई पड़ रही है। कमिंस, आईजीएल और फेडरल बैंक, कुछ और ऐसे नाम जो कि प्रेशर में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मेटल के परफॉर्मर आज वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, जेएसपीएल, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज मेटल सेक्टर से परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वहीं टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल, आइडिया, स्टरलाइट टेक, कुछ ऐसे नाम जो कि आज तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। आखिरी के 2-3 सेक्टर्स की बात की तो आज ऑटो में लोअर लेवल से अच्छी पुल बैक थी, इसमें मारुति पार्टिसिपेट कर रहा था, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मदरसन, यहाँ पे कुछ हद तक खरीदारी थी। इसके अलावा फार्मा में आज बिकवाली थी जिसको सिप्ला लीड कर रहा था, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन, कैडिला, यहाँ पर भी प्रेशर था। खबरों का असर जहाँ रहा उसमें पिरामल एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स और मारुति, जहाँ पर कुछ एक मूव खबरों के आधार पर आता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट राउंडअप का। हम आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स पेयर्स को और वक्त मिल सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए ऐसे ही कुछ कदम उठाने पर विचार भी कर रही है, लेकिन पूरी डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, टैक्स के मोर्चे पर आखिर किस तरह की राहत मिलने के आसार हैं, बताएं। देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 मोर्चे पर राहत मिल सकती है। पहला तो ये कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी तारीख है उसको सरकार बढ़ा सकती है। अभी 31 जुलाई जो है आखिरी तारीख है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। इसको बढ़ाने की पीछे असली वजह यह है कि अभी जिस तरीके से लॉकडाउन, उसके बाद लॉकडाउन खुलेगा, टीडीएस जमा होगा, फॉर्म 16 आएगा, उसकी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, तो उसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए। इस वजह से सरकार इसको इस समय सीमा को बढ़ा सकती है। दूसरा, जितने भी टैक्स ऑडिट होते हैं उस टैक्स ऑडिट की भी तारीख होती है 31 अक्टूबर, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। और तीसरा कि अगर आपके पास टैक्स विवाद है तो आपको टैक्स विवाद सुलझाने के लिए और अतिरिक्त समय मिल सकता है। और विवाद से विश्वास स्कीम जो है, जो बगैर कोई एडिशनल चार्ज दिए हुए इस स्कीम की मियाद 30 जून को खत्म हो रही है, तो उसको आगे भी सरकार बढ़ा सकती है। तो हालांकि अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन मुझे सूत्र बता रहे हैं कि गंभीरता से सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। टेलीकॉम सेक्टर में नया विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार 5G स्पेक्ट्रम का रिजर्व प्राइस घटाने की तैयारी कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि रिजर्व प्राइस घटाने से ज्यादा कंपनियां नीलामी में हिस्सा लेंगी, जिससे सरकार को रेवेन्यू तो मिलेगा ही, साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में निवेश काफी तेजी से होगा। क्या है पूरी खबर, समझते हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से। असीम, 5G स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व प्राइस घटाने को लेकर सरकार की आखिर योजना क्या है? देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई ने 5G स्पेक्ट्रम का रिजर्व प्राइस जो है वो 492 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज रखने की सिफारिश जो है वो की थी। किसी भी कंपनी को अपनी सेवाएं 5G शुरू करने के लिए कम से कम 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जरूरत जो है वो होगी। यानी कि अगर कंपनी को ये स्पेक्ट्रम चाहिए तो उसको करीबन 98,000 करोड़ रुपए जो है सरकार को देने होंगे। उसके बाद उसको कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्ट जो है वो करना पड़ेगा। तो इसके चलते जो टेलीकॉम कंपनियां उन्होंने इस प्राइस का विरोध जो है वो किया था। टेलीकॉम कंपनियों ने साफ कह दिया था कि हम इस नीलामी में पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करेंगे। उसको देखते हुए और खासतौर पे कोविड-19 के बाद से सिचुएशन जो है काफी तेजी से बदली है। लोग जो है घरों से काम जो है वो कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि लोगों तक जल्दी से जल्दी 5G ब्रॉडबैंड जो है उनके घरों तक जो है पहुंचाया जाए। तो ऐसे में सरकार जो है 5G स्पेक्ट्रम का रिजर्व प्राइस जो है उसको रिव्यू करने के लिए काफी तैयार जो है वो गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स जो है वो बनी थी, उसने भी इसका रिजर्व प्राइस जो है कम करने की सिफारिश जो है वो की है। तो खासतौर पर अगर सरकार इन सिफारिशों को
मान लेती है तो कम से कम 30 से 40% स्पेक्ट्रम का रिजर्व प्राइस जो है वो कम हो सकता है। उसके बाद नीलामी में कई सारी कंपनियां जो इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर सकती हैं। अगर टेलीकॉम कंपनियां जो है 5G स्पेक्ट्रम खरीदती हैं तो 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के साथ साथ एक इकोसिस्टम जो है डेवलप होगा। इस सेक्टर के अंदर काफी सारा निवेश जो है वो आएगा, उससे जीडीपी जो है वो भी बढ़ेगा। तो सरकार को लगता है कि एक सही मौका है जिससे कि 5G स्पेक्ट्रम का रिजर्व प्राइस जो है कम कर दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनी इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर सके, लोगों तक आसानी से ब्रॉडबैंड जो है पहुंच सके, 5G का इकोसिस्टम जो है डेवलप हो सके। तो इसकी तैयारी जो है वो की जा रही है और जल्दी सरकार इसके ऊपर कोई अंतिम फैसला जो है ले सकती है। शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से निपटने के लिए फंड की कमी झेल रही राज्य सरकारें मार्केट बोरोइंग 3% से बढ़ाकर 5% तक करने की तैयारी में है। वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कई राज्यों ने इसकी इजाजत भी मांगी है। लेकिन क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए हैं समझाने के लिए। आलोक, सरकारों ने वित्त मंत्रालय के सामने कौन सी मांगे रखी है और किन किन को मंजूरी मिलने की उम्मीद भी यहाँ जताई जा रही है? देखिए, लॉकडाउन की वजह से इस वक्त देश के लगभग सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति काफी खस्ता हाल हो चुकी है और इसी के मद्देनजर राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि जो मौजूदा FRBM एक्ट यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसके प्रावधानों के तहत उन्हें मौजूदा जो 3% की लिमिट है उससे ज्यादा करीब 5% तक मार्केट से बोरो करने की इजाजत दी जाए ताकि वो अपने लिए फंड का इंतजाम कर सके। दरअसल जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत अभी तक 3% या बहुत हद तक 3.5% वो मार्केट से बोरो कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे इससे ज्यादा बोरो करना है तो उन्हें अपने स्टेट के FRBM एक्ट में बदलाव करके और इसकी मंजूरी केंद्र सरकार से लेनी जरूरी होती है। और इसी के तहत लगातार वो सेंटर पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें इस बात की मंजूरी दे दी जाए कि जो मौजूदा 3% है उसकी जगह 4 या 5% तक वो लोग मार्केट से उधारी ले सकें। इसके अलावा दूसरी मांग यह है कि जिस तरह से केंद्र सरकार जब मार्केट से बोरो करता है तो RBI इस पूरे प्रक्रिया को देखता है और जो बॉन्ड बेचने का काम करता है वो RBI करता है। उसी के तर्ज पर उन्हें भी RBI के जरिए ही जो अपना स्टेट डेवलपमेंट लोन होता है उसको बेचने की इजाजत दी जाए। इसके पीछे का तर्क यह है कि अगर उन्हें बॉन्ड इशू करने की मंजूरी मिल जाती है तो वो जब बॉन्ड मार्केट में बेचने जाएंगे तो उन्हें इस पर ज्यादा ब्याज दर देना पड़ेगा, लेकिन वही काम अगर RBI करता है तो ये काफी सस्ते दरों में हो जाएगा। इसलिए दूसरी मांग उनकी ये भी है कि ये पूरी जो SDL का लोन है उसके बॉन्ड के बेचने की व्यवस्था या फिर जो लोन जुटाए वो RBI जुटाए, तो इससे उनको काफी राहत मिल सकेगी। मैं बता दूं कि बिहार समेत वेस्ट बंगाल, पंजाब, कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने कैबिनेट में इस बात का फैसला तो लगभग कर लिया है कि SD जो उनका फिस्कल मैनेजमेंट एक्ट है उसमें बदलाव कर दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार से जब तक मंजूरी नहीं मिलती तब तक वो इसके लिए मार्केट से उधार नहीं ले सकते। तो अब लगातार जितने भी राज्य हैं वो केंद्र सरकार पर इस बात का दबाव दे रहे हैं और देखना होगा कि अब केंद्र कितनी जल्दी इस बात की मंजूरी राज्यों को देता है। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। मार्केट से प्रॉफिट कमाने के तरीके जानने हो या अनिश्चित समय में एक्सपर्ट्स की राय जाननी हो, निवेश के हर तौर तरीके को समझने के लिए आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन के दर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं मनी कंट्रोल प्रो। अब तक मनी कंट्रोल प्रो ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। मनी कंट्रोल प्रो पर आपको मिलेंगी मार्केट से जुड़ी पूरी जानकारी और हर छोटी बड़ी रिसर्च। सब्सक्राइब करें सिर्फ ₹1 प्रतिदिन के दर पर मनी कंट्रोल प्रो। ये ऑफर सिर्फ 14 मई 2020 तक उपलब्ध है और इसके साथ ही आप PRO 365 कूपन कोड का उपयोग करके ₹20,000 तक के एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी पा सकते हैं।